हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, तो सबसे पहले हम अम्ल और क्षारक के साथ स्टडी करेंगे। तो जानते हैं इनके गुणधर्मों के बारे में। अम्ल के गुणधर्म और क्षारक के गुणधर्म हम लोग भली भांति जानते हैं कि अगर हम किसी की तुलना करते हैं तो वो कंसेप्ट हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होता है। तो हम अम्ल के गुणधर्म और क्षारक के गुणधर्मों को तुलना करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षारक हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। बहुत सारे पदार्थ आप लोगों ने खाए होंगे, जैसे दही, टमाटर, अमरूद, मैंगो, संतरा, लेमन आदि। तो इन जिन जिन पदार्थों का मैंने नाम लिया है वो सारे के सारे टेस्ट में खट्टे होते हैं। उनका जो खट्टापन है यह दर्शाता है कि उनके अंदर कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का अम्ल मौजूद है। यानी अगर कोई भी पदार्थ टेस्ट में खट्टा है, स्वाद के अनुसार खट्टा महसूस होता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई अम्ल मौजूद है। और अगर कोई पदार्थ आपको कड़वा लगता है तो उसके अंदर क्षारक अवश्य होगा। जो अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। क्षारक इसके बिल्कुल विपरीत है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस क्या होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले ये देखो कि जब अम्ल का जल में विलयन बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहता, ये पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न कर लेता है। तो हम यह कह सकते हैं कि अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत जो क्षारक हैं जल के साथ हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही नहीं होते, इसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन भी पाया जाता है। लेकिन जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो बहुत अधिक होती है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बिल्कुल कम होती है। अगर हम क्षारक की बात करते हैं तो क्षारक में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बिल्कुल अधिक होती है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अम्ल और क्षारक दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन अगर अम्ल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, अगर क्षारक की बात करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होगी। अम्ल के अंदर जो उसकी पीएच मान होती है, पीएच है क्या, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो अम्ल की पीएच का मान 7 से कम होता है और क्षारक में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि अम्ल के जो गुणधर्म है क्षारक के गुणधर्म इसके बिल्कुल विपरीत हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे हैं तो क्षारक स्वाद में कड़वे हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल और क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों पाए जाते हैं। अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो क्षारक के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक है। अम्ल की पीएच 7 से कम है तो क्षारक की पीएच 7 से ज़्यादा है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं जो कि इस चैप्टर को समझने में आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रबल अम्ल की। क्या है प्रबल अम्ल? सो सिंपल, हमारे पास अम्ल है, हमने जल के साथ उसका विलयन बना दिया और वो बहुत जल्दी से अधिक मात्रा में आयनीकृत हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन आयन हमें देता है, तो वो प्रबल अम्ल है। और इसके उदाहरण क्या होंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल,
सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी के सभी प्रबल अम्ल हैं। ऐसे ही दुर्बल अम्ल इसके जस्ट अपोजिट, बिल्कुल विपरीत हैं। प्रबल अम्ल जल्दी और अधिक आयनीकृत होते हैं, दुर्बल अम्ल कम और धीरे धीरे आयनीकृत होते हैं, धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कम अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके उदाहरण होंगे एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। बात करते हैं तनु और सांद्र अम्ल की। बिल्कुल आसान है समझना। इसके लिए हम 2 बीकर लेते हैं। पहले वाले बीकर में मैंने 10 ml HCl लिया, दूसरे बीकर में 20 ml HCl लिया। ऐसे ही फर्स्ट बीकर में मैंने 20 ml वाटर लिया और सेकंड बीकर में 10 ml वाटर लिया। कुल विलियन की बात करें तो ये भी 30 ml है और सेकंड जो विलियन है वो भी 30 ml का है। विलियन की मात्रा तो बराबर है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पहले विलियन में जो अम्ल की मात्रा है वो कम है, दूसरे विलियन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। तो जिस विलियन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो उसको सांद्र अम्ल कहते हैं। और इसका उल्टा, ऐसा विलियन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, उसे तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल क्या है? जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो। इसके विपरीत सांद्र अम्ल क्या है? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम हो। अब अगर आप लोगों को अम्ल की ये 4 परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी तो क्षारक की ये 4 परिभाषा बिल्कुल वैसे ही हैं। बस ऊपर इन परिभाषाओं में हमने अम्ल की बात की है और इनमें हम क्षारक की बात करेंगे। प्रबल क्षारक। प्रबल अम्ल क्या था? ऐसा अम्ल जो जल्दी आयनीकृत हो जाए। तो प्रबल क्षारक क्या होगा? ऐसा क्षारक जो जल्दी आयनीकृत हो जाए। सेम इसके एग्जाम्पल हो गए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल अम्ल क्या था? जब हम इसका जलीय विलयन बनाएं तो ये कम और धीरे धीरे आयनीकृत हो। ठीक वैसे ही दुर्बल क्षारक क्या होगा? एक ऐसा क्षारक कि जब उसका जलीय विलयन बनाएंगे वो भी धीरे धीरे और कम आयनीकृत होगा। इसका उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तनु अम्ल क्या था? अम्ल की मात्रा कम, पानी की मात्रा ज़्यादा, एक ऐसा अम्ल। तो तनु क्षारक क्या होगा? एक ऐसा क्षारक जिसमें क्षारक की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो। सांद्र अम्ल क्या था? तनु अम्ल का विपरीत, कि इसमें अम्ल अधिक और जल की मात्रा कम। तो सांद्र क्षारक क्या होगा? ऐसा क्षारक जिसमें जल कम होगा और क्षारक अधिक मात्रा में होगा, सांद्र क्षारक होगा। अब देखिए, हमने अभी तक पढ़ा है क्षारक जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है। एक नया शब्द आया है क्षार। क्या है? देख, हमारे पास क्षारक है। क्षारक की पहचान हमें है कि इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है, कड़वे होते हैं। तो क्षार क्या है? क्षार भी क्षारक ही है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हम उन्हीं क्षारकों को क्षार बोलेंगे जो पानी में घुल जाते हैं, यानी जो क्षारक पानी में घुलनशील है वो क्षार कहलाते हैं। क्षारक तो बहुत है, लेकिन सारे क्षारक पानी में नहीं घुलते, कुछ अघुलनशील भी होते हैं। लेकिन जो पानी में घुलनशील हैं बस उन्हीं को क्षार कहते हैं।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अभी हमारे पास कुछ विलियन दिए गए हैं, नहीं पता हमें, क्या पता वो अमल हो, क्या पता क्षारक हो, नहीं पता, लेकिन हमने उनके बारे में जानना है, पता लगाना है कि दिया गया विलियन है क्या, अमल है या क्षारक है। तो उसके बारे में जानने के लिए हमें एक अन्य पदार्थ की ज़रूरत है जिसको सूचक कहते हैं, इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। अब इंडिकेटर सुन के आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आई होगी कि इंडिकेटर तो वाहनों में लगे होते हैं। जब हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं या रोड पे जाते हैं तो टर्न करने से पहले हम अपने इंडिकेटर को ऑन करते हैं। अगर आप लोग नहीं करते तो ऑन किया करो। अगर हमने राइट साइड जाना है तो हम अपना राइट इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। हमारे पीछे जो वाहन पूरी स्पीड से दौड़ा आ रहा है उसको पता लग जाता है कि सामने वाला भाई साहब राइट हैंड साइड टर्न करेगा, तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही अपना वाहन रखूँगा। तो एक सेफ्टी पर्पज से बहुत सही है। यानी उस इंडिकेटर ने पीछे वाले वाहन वाले को ये इंडिकेट कर दिया कि आगे वाला वाहन राइट हैंड साइड जा रहा है। चौकन्ना हो गया, उसको पता लग गया। तो ठीक वैसे ही अब दिया गया विलियन क्या है, अमल है, क्षारक है या उदासीन है, इसकी पहचान बताने वाले को सूचक कहते हैं। और ये सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। अब प्राकृतिक सूचक नाम से ही पता आपको लग रहा है कि प्रकृति से मिलता होगा। और प्राकृतिक चीज़ें कौन सी हैं, पेड़ पौधे, और पौधा भी कौन सा, लाइकन। ये फोटोग्राफ आपको दिख रही होगी, मल्टी कलर की होती हैं ये। और जो लाइकन से हमें मिलता है उसका नाम रख दिया इन्होंने लिटमस। आपको सबसे पहले मैंने बताया था ना कि जो अमल है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये है वो लिटमस। और भी डिटेल स्टडी रहती है इसकी, करेंगे, लेकिन अभी दूसरे सूचक के बारे में जानते हैं। कृत्रिम सूचक, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, संश्लेषित, आर्टिफिशियल, यानी इंसान ने बनाया है तो कहाँ बनाएगा, फैक्ट्रियों में। और फैक्ट्रियों में बनाया हुआ पदार्थ ये रासायनिक पदार्थ होता है, तो वो इसके नाम रख देता है, फिनोल पैथेलिन और मिथाइल ऑरेंज। तो इनके नाम याद रखना, ये हमारे कृत्रिम सूचक हैं। कैसे काम करते हैं जानेंगे। उससे पहले जो तीसरा गंधीय सूचक है वो क्या होता है। ये एक ऐसा सूचक है, मतलब ऐसा पदार्थ है कि अगर हम इसके ऊपर अमल डाल देते हैं या क्षारक डाल देते हैं तो ये अपनी गंध में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देता है। और इसका उदाहरण है प्याज का रस। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों की वजह से अपनी गंध में परिवर्तन करे। हो सकता है कुछ ऐसा है कि अमल डालने से अपनी गंध में परिवर्तन करे। ये इस गंधीय सूचक के ऊपर निर्भर करता है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखा है, और भी है, लौंग है, वनीला है। तो कुछ अमल के संपर्क में आने से अपनी गंध में परिवर्तन करते हैं, कुछ क्षारक के संपर्क में आने से अपनी गंध में परिवर्तन करते हैं। ये लिटमस, लाइकन लिटमस दे दिया मैंने। पौधों से और भी है, हल्दी है, हल्दी भी आपका प्राकृतिक सूचक है। अब ये काम कैसे करते हैं देखते हैं। आपके पास सबसे पहले लिटमस पेपर है, और यानी प्राकृतिक सूचक है, और लिटमस पेपर के रंग 2 हैं, एक नीला और दूसरा लाल। तो ये उदासीन के साथ तो कोई क्रिया नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन के साथ ही अभिक्रिया करता है। आपके पास 2 बीकर हैं, दोनों बीकर में रंगहीन कुछ तरल है। आपको नहीं पता कि इनमें से कौन से बीकर में अम्ल है और कौन से बीकर में क्षारक है, लेकिन आपके पास 2 लिटमस पेपर हैं
जिनमें से एक का रंग नीला और एक का रंग लाल है। आपने सबसे पहले नीले लिटमस पेपर को इस पहले वाले बीकर में डुबो दिया। डुबोते ही उसका रंग कैसा हो गया? लाल। अगर कोई नीला लिटमस पेपर को लाल कर दे तो वो 100% अम्लीय विलयन होगा, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक, आपके पास अगर लाल कलर का लिटमस पेपर है और आप उसको विलयन में डुबोते हैं, डुबोते ही उसका रंग नीला हो जाता है, तो निश्चय ही वह क्षारकीय विलयन होगा। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिए कि जो अम्ल है नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो क्षारक है लाल लिटमस को नीला कर देता है। एमसीक्यू का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और बच्चे खुशी खुशी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतना आसान है कि बार बार इसे पढ़ते नहीं हैं और जब फाइनल एग्ज़ाम में लिखने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अम्ल नीले को लाल करेगा या लाल को नीला। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप एक लाइन याद रखिए, अमनी लाल। अम्ल नीले को लाल कर देता है। अम्ल नीले को लाल कर देता है। अब जब शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के विपरीत हैं, हमने अम्ल के बारे में याद कर लिया, क्षारक के बारे में हम इसका विपरीत कर देंगे कि क्षारक लाल को नीला कर देता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बात करते हैं कृत्रिम सूचकों की कि वो अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। कृत्रिम सूचक हमने दो पढ़े हैं, फिनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज। अगर हमारे पास कोई उदासीन विलयन है, उस उदासीन विलयन की कुछ बूंदें हम फिनोल्फेथलीन के अंदर डाल देते हैं तो उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही अगर कोई अम्लीय विलयन है, इस अम्लीय विलयन के अंदर हम फिनोल्फेथलीन की कुछ बूंदें डाल देते हैं और इसके रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्षारकीय विलयन है और फिनोल्फेथलीन के मिक्स करते ही उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, वह अपना रंग बदल देता है। यानी फिनोल्फेथलीन क्षारकीय विलयन के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। तो अगर 3 विलयन हमारे पास हैं लेकिन हम किसी भी विलयन के बारे में नहीं जानते, नहीं पता कि कौन सा उदासीन है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है, लेकिन अगर कुछ कुछ बूंदें, जैसे कुछ बूंदें हमने इस विलयन में डाल दी, कुछ बूंदें इस विलयन में डाल दी और कुछ बूंदें इस विलयन में डाल दी, लेकिन हमें ये कन्फर्म है कि एक अम्लीय है, एक उदासीन है, एक क्षारकीय है, तो जिस बीकर के अंदर, जिस परखनली के अंदर क्षारकीय होगा उसका रंग 100% गुलाबी हो जाएगा। तो फिनोल्फेथलीन से हम क्षारकीय विलयन की पहचान कर सकते हैं। अब दूसरा कृत्रिम सूचक हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज ये तीनों के बारे में बता देता है कि कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है। जो फिनोल्फेथलीन है यह उदासीन और अम्लीय के साथ तो कोई अभिक्रिया नहीं करता, किसी भी प्रकार से अपने रंग में परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन क्षारकीय के साथ गुलाबी कलर देता है, तो सिर्फ क्षारकीय की पहचान करवा देता है। लेकिन जो मिथाइल ऑरेंज है ये सिर्फ उदासीन के साथ तो अपने रंग में परिवर्तन नहीं करता, लेकिन जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो उसका रंग लाल हो जाता है।
और जब क्षारकीय से अभिक्रिया करता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। यानी हमारे पास अगर 3 विलयन है, पहले विलयन के साथ हमने मिथाइल ऑरेंज की अभिक्रिया करवाई, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो विलयन कैसा होगा? उदासीन। दूसरे परखनली के विलयन के साथ जब मिथाइल ऑरेंज की अभिक्रिया करवाई, मिक्स किया और उसका रंग कैसा आ जाता है? लाल, तो उसको हम क्या बोल लेंगे? अम्लीय विलयन। अब तीसरा विलयन है, तीसरा विलयन के साथ जब मिथाइल ऑरेंज अभिक्रिया करेगा और उसका कलर पीला आएगा, तो इसका मतलब है दिया गया विलयन क्षारकीय होगा। तो आप लोग ये समझो कि जो फिनोल्फेथिलीन है उदासीन और अम्लीय के साथ कोई क्रिया नहीं करता, क्षारकीय के साथ वो गुलाबी रंग देता है। जो मिथाइल ऑरेंज है उदासीन के साथ कोई क्रिया नहीं करता, अम्लीय के साथ लाल रंग देता है, क्षारकीय के साथ पीला रंग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हम अम्ल अक्षार की पहचान कर सकते हैं। इन्होंने सूचना दी है हमें, इसलिए इनको सूचक कहते हैं। सूचना कैसे दी? रंग में परिवर्तन करके। अब देखिए, अब कृत्रिम और प्राकृतिक सूचकों की सहायता से हमने दिए गए विलयन की पहचान करना सीख ली है। अब यहाँ सेम जो आपके पहले दो हैं ये प्राकृतिक सूचक हैं, अगले दो कृत्रिम सूचक हैं और ये आपका गंधीय सूचक है। तो जो लिटमस पेपर है ये बैंगनी रंग का होता है और जब अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करता है तो लाल रंग देता है और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके ये नीला रंग देता है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। आप लोग जब भी खाना खाते हैं, बाय चांस कुछ छींटे आपकी शर्ट पे लग जाते हैं, तो वहाँ से आपकी शर्ट का कलर हल्का सा पीला हो जाता है, येलो हो जाता है। और जब आप इसको सोप के साथ या डिटर्जेंट के साथ वॉश करते हो तो इसका जो रंग है वो हल्का सा रेडिश लाल रंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सोप है, सोप के अंदर क्षारक होता है और ये क्षारक से अभिक्रिया करके कैसा रंग बना लेता है? लाल। तो हल्दी अम्ल के साथ तो कोई क्रिया नहीं करता, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। जो फिनोल्फेथिलीन है कृत्रिम सूचक, अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन क्षारक के साथ अभिक्रिया करके ये कैसा कलर दे देता है? गुलाबी। तो ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आएगी। मिथाइल ऑरेंज आपको बताया था कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग देता है और क्षारक के साथ क्रिया करके पीला रंग देता है। ये है गंधीय सूचक। प्याज, जो प्याज का रस है, अगर उस प्याज के रस के अंदर हम हल्का सा अम्ल मिला देते हैं तो उसकी गंध बहुत तीखी आती है और क्षारक के साथ कोई गंध नहीं आती। यानी हमारे पास दो विलयन हैं, ए और बी। नहीं पता किसके अंदर अम्ल है और किसके अंदर क्षारक है। थोड़ा सा प्याज का रस है, इसमें से कुछ बूंदे इसके ऊपर डाल दी और इसमें से बहुत तेज तीखी गंध आने लगी, तो ये कैसा है? अम्ल। क्योंकि प्याज के रस के साथ क्षारक की कोई गंध नहीं होती। तो ये ए मतलब एसिड और बी मतलब बेस। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षारक, तो एसिड होगा। अब अगर ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो एनसीईआरटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सोल्व कर पाओगे। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखिए,
3 परख नलियां दी गई हैं, 1, 2, 3। एक में आश्रित जल, शेष 2 में, एक में अम्लीय, दूसरे में क्षारकीय। देखो, एक में अम्लीय किसी में हो सकता है, मान लेते हैं इसमें अम्लीय है, इसमें क्षारकीय है, इसमें आश्रित। सबसे पहले अब आपको आश्रित जल के बारे में भी पता हो। आश्रित जल क्या होता है? आश्रित जल एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर हमने नल से पानी भर दिया और गैस के ऊपर रख दिया, फिर उबलेगा, ये वाष्प बन के बाहर निकलेंगे, भाप निकलेंगी। उन भाप को हमने ठंडा कर लिया, वापस क्या हो जाएगा? ये पानी। तो पहले पानी था, वो पानी किस में परिवर्तित हुआ? वाष्प के अंदर, भाप के अंदर। और उस भाप को हमने दोबारा ठंडा कर लिया, तो वापस किस में आ गया? वो पानी के अंदर, जल में बदल गया। तो ये जो जल मिला है हमें, इसको आश्रित जल कहते हैं। यानी ना ये अम्ल है, ना ये क्षारक है, ये उदासीन है। तो अब हमने पहचान करनी है कि किसके अंदर आश्रित जल है, किसके अंदर अम्ल है और किसके अंदर क्षारकीय है। और इन्होंने क्या दिया हुआ है? केवल लाल लिटमस पत्थर। वेरी गुड। देखिए, जो लाल लिटमस है, तो क्षारक क्या करता है? क्षारक जो लाल है, लाल को ये नीला कर देता है। तो हमने क्या किया? इसके अंदर डिप करके देखा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अंदर डिप करके देखा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अंदर डिप करके देखा, लाल कैसा हो गया? नीला। तो इन 3 में से ये 2 का तो पता नहीं लगा, लेकिन इस एक का तो हमें पता लग गया। ये कैसा है? क्षारकीय है। चलो, एक का पता लग गया। क्या किया कि हमारे पास जो लाल लिटमस पत्थर था, हमने उसको तीनों विलियन में एक एक करके डुबोया और तीनों में से एक विलियन में उसने अपना रंग नीला कर लिया। तो वो विलियन क्षारकीय होगा। अब बचे 2। अब जो हमारा वो लिटमस पत्थर था, वो नीला हो गया। ये मैं इसको थोड़ा सा नीला कर दे, ये नीला हो गया नीचे से, ऊपर से तो लाल ही रहा, नीला हो गया। अब एक एक करके, जैसे इसमें से कुछ बूंदे इसके ऊपर डाल दी। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इसके रंग में परिवर्तन होगा या इसके रंग में परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, और रंग में परिवर्तन कैसा होगा? लाल, तो नीले को लाल कौन करता है? अम्ल। तो ये अम्ल है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमने इसके ऊपर जब डाला तो इसने रंग में परिवर्तन कर दिया। फिर थोड़ा सा दूसरी जगह पे हमने ये भी डाल के देखा और इसने रंग में परिवर्तन नहीं किया। यानी जिसने रंग में परिवर्तन नहीं किया वो उदासीन। इसकी पहचान पहले हो गई थी, यह क्षारकीय है। तो इस प्रकार हमने तीनों को पहचान लिया। आशा है आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा।